सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं वह है अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को देखें तो उसको वर्गीकृत करने के विभिन्न आधार होते हैं। जैसे कि अगर हम सर्वप्रथम लें तो उससे हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलती है। दूसरा आधार अगर हमने वो है आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत हमें विकसित, अविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था मिलती है। एक तीसरा आधार भी है जिसे हम कह सकते हैं शेष विश्व से संबंधों के आधार पर। इसके अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था आती है। परंतु इन सभी आधारों के अंतर्गत एक अन्य आधार भी है जिससे हम कह सकते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी श्रमिक कार्यरत हैं उनको उपलब्ध कार्य की दशाएं एवं सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार से उपलब्ध है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो अर्थव्यवस्था औपचारिक है या फिर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। इसे एक सामान्य उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग या श्रमिक कार्यरत होते हैं। तो कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सरकारी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है या उनका खुद का व्यवसाय है, या ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त नहीं होते। तो जहां पर जब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि नियमित कार्य दशाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं या उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? संगठित क्षेत्र। परंतु जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिन्हें किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा या जिनके कार्य के तौर तरीके नियमित नहीं होते, तो यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? अनौपचारिक क्षेत्र के तौर पे। तो इस प्रकार से जब हम अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से लगता है कि जो कि राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं होता है, न ही लोक अधिकारियों द्वारा यह मान्यता प्राप्त होता है। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे कबाड़ का व्यवसाय करते हैं या ड्राइवर के तौर पे कार्य करते हैं, घरेलू हेल्प के तौर पे कार्य कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो ऐसे ही लोग अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के तौर पे कार्य करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यह शब्द प्रचलन में कब आया? तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे कीथ हैरिट। तो कीथ हैरिट द्वारा सर्वप्रथम यह शब्द प्रयोग किया गया था अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र। उनके द्वारा यह नोटिस किया गया कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे कार्य तो करते हैं परंतु उनको राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। परंतु इस शब्द को व्यापक तौर पर पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने केन्या मिशन के द्वारा यह नोटिस किया कि वहां पे अधिकांश लोग ऐसे कार्यों में उपलब्ध ऐसे कार्य कर रहे थे जो कि छोटे मोटे कार्य थे और उनको किसी प्रकार की कोई विशेष राज्य की तरफ से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। तो अतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी, यानी कि ऐसे लोग जो कि श्रम साध्य कार्य कर रहे हैं या गरीब लोग आते हैं जिनको लोक अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है और ना ही उनका कोई विवरण होता है। अगर हम इसी की तुलना अगर औपचारिक क्षेत्र से करें तो औपचारिक क्षेत्र में जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं उनका एक विवरण उपलब्ध होता है, परंतु अनौपचारिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनका कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के विनियमन के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा के अनुसार वो किसी भी प्रकार के विनियमन के दायरे में नहीं आते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम इसकी तुलना भारतीय अर्थव्यवस्था से करते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अनौपचारिक क्षेत्र है यह अपने आप में पूरे विश्व में अनूठा है। यहाँ पे औपचारिक क्षेत्र भी मौजूद है और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र भी मौजूद है। लेकिन जब हम अनौपचारिक क्षेत्र की संख्या की बात करें तो यह विश्व में सबसे बड़ा एक असंगठित क्षेत्र के तौर पर यह सामने आता है। इसी संदर्भ में अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा की बात करें और विशेषकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की परिभाषा के अनुसार, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अनौपचारिक क्षेत्र को दो मानकों के आधार पर परिभाषित किया है। यानी कि ऐसे उद्यम जहां पे 20 कर्मचारी कार्यरत हैं परंतु वहां पर ऊर्जा के साधनों का प्रयोग नहीं होता हो, और दूसरा ऐसे उद्यम जहां पे 10 कर्मचारी कार्यरत हैं परंतु वहां पर वो ऊर्जा का प्रयोग हो रहा। ऊर्जा के प्रयोग करने का मतलब होता है कि विद्युत साधनों का प्रयोग।
तो इस प्रकार के क्षेत्र में जैसे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है, ना ही इनके लिए कोई कानून वो चीज उपलब्ध है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि असंगठित क्षेत्र पे जो राष्ट्रीय आयोग जिसका गठन 2004 में हुआ था, इसने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है, यानी कि वो ये मानता है कि ऐसे उद्यम जहां पे 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं परंतु उनके लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे ही क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार जब हम अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी कोई विशेषता होती है, यानी कि विशेषता के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कार्य का नियमन नहीं है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है या किसी प्रकार के वैधानिक संरक्षण की कमी होती है। लेकिन इन तीनों विशेषताओं के अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो स्थानीय स्वामित्व, छोटे स्तर पे कार्य क्षेत्र से जाना जाता है। यहाँ पे अनिश्चित वैधानिक स्थिति है, अकुशल तकनीक का प्रयोग हो रहा है। दूसरी तरफ व्यापक तौर पर ये अपंजीकृत गतिविधियां, जब हम अर्थव्यवस्था में पंजीकृत और अपंजीकृत गतिविधियों की बात करते हैं तो पंजीकृत गतिविधियों से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से जो किसी कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है, परंतु अपंजीकृत की हम बात करें तो ये किसी भी कानून के अंतर्गत वो नहीं आता है। इसके साथ साथ अपर्याप्त भंडारण सुविधा और व्यापक स्तर पर कार्य की असुरक्षा, ये अनौपचारिक क्षेत्र की पहचान होती है। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनौपचारिक क्षेत्र को ज्यादा पॉपुलर बनाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संस्तुतियों के आधार पे ही जब हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं तो इससे ही फिर उसके कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। दूसरी तरफ अगर हम औपचारिक क्षेत्र की बात करें तो इसे पुनः क्या कहा जाएगा? संगठित क्षेत्र। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा के अनुसार जो संगठित क्षेत्र है वह ही एक प्रकार से औपचारिक क्षेत्र है और दूसरा जो अनौपचारिक क्षेत्र है वह एक प्रकार से असंगठित क्षेत्र है। यहाँ पे हमें यह भी विचार करना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसका उद्भव किन किन कारकों के परिणाम स्वरूप होता है। हमें जो प्रथम कारक जो नजर आता है वो है कार्यबल का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं योग्यता। यानी कि अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के ऐसे श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अकुशल है, उन्हें किसी भी प्रकार से एक औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है किसी कार्य को करने के लिए, अतः वो ऐसे कार्य करते हैं कि जो कि उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं हो पाता, यानी कि औपचारिक योग्यता उनकी नहीं हो पाती है, इसी के लिए वो विभिन्न प्रकार के वो कार्य करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है अपर्याप्त औपचारिक शिक्षा, यानी कि ऐसे लोग ये माना जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, चाहे वह विद्यालय शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो। तीसरा कारक है कम मजदूरी एवं उत्पादकता, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ अर्थव्यवस्था में मौजूद है कि जो उनकी इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो अधिक मजदूरी पे कार्य करें, अतः वह कम मजदूरी पे भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सबसे अंतिम जो हमें देखने को मिलता है वह आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकृत स्वरूप, यानी कि इस प्रकार की गतिविधियों में ऐसे लोग कार्य होते हैं जो कि इनका कार्य का दायरा विकेंद्रीकृत होता है, यानी कि इन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अतः अर्थव्यवस्था का जो अनौपचारिक क्षेत्र हुआ वो किसी भी देश की पहचान से ही वो जुड़ा होता है। और अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगा कि यहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था है कि जहाँ पे औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों ही हमें मिलते हैं। धन्यवाद।